हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 2 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है उत्कल दिवस और उड़ीसा डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अप्रैल। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल भारत में 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस, या इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। और ये दिन मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को एक इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा दिया गया था और यहाँ के पहले गवर्नर बने थे सर जॉन हबाक के। तो एक्चुअली में ब्रिटिश रूल के दौरान जो उड़ीसा था ये बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। बंगाल प्रेसिडेंसी थी जो प्रेजेंट में भी बिहार है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा, इन तीनों को मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी थी। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 में ये एक स्वतंत्र राज्य बना था उड़ीसा, और पहले इसका नाम उड़ीसा था। ओके, उड़ीसा के नाम से इसे स्थापित किया गया था। उसके बाद 2011 में इसका नाम चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया था। बात करें अभी प्रेजेंट में उड़ीसा की कैपिटल की तो ये है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट अपडेट है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी वॉज ऑब्जर्व ऑन 31 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 31 मार्च को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 31 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, उनके द्वारा समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है, जो भेदभाव फेस किया जाता है, उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए। साथ ही जो भी ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, इस चीज़ को भी सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही ये दिन मनाया जाता है ताकि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको समाज में सम्मान मिले और उनको बराबरी का अधिकार मिले। जो ये दिन है इसकी स्थापना की गई थी यूएस बेस्ड ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट थी रैचल क्रैंडल के द्वारा 2009 में। नेक्स्ट अपडेट है आइसलैंड टॉप द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, इंडिया रैंक्ड 140th। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में आइसलैंड सबसे ऊपर एवं भारत 140वें स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रकाशित की है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ये आपको याद रखना है। और इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में टॉप किया है आइसलैंड ने, दूसरे नंबर पर रहा है फिनलैंड और तीसरे नंबर पे रहा है नॉर्वे, और भारत रहा है 140वें नंबर पे। यहाँ पे टोटल 156 कंट्रीज़ को जगह मिली थी और भारत साउथ एशिया में तीसरा सबसे खराब परफॉर्मर रहा है, ये भी याद रखना आपको। तो ये जो रिपोर्ट है ये किस चीज़ के बेसिस पे प्रकाशित की गई? तो 4 क्षेत्र थे यहाँ पे जेंडर गैप देखा गया इन 156 कंट्रीज़ में। जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है, ओके, इस देश में कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है महिलाओं को, कितनी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में। तो इन 4 एरियाज़ में जेंडर गैप देखा गया इन 156 कंट्रीज़ पे और उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब और यहाँ का मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट अपडेट है नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट। नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर नामक रिपोर्ट जारी किया है। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, वहाँ के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश सरवाल और वहाँ के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल, इन तीनों ने मिल के एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जारी की है, और जिसका नाम है रिपोर्ट का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर। ओके, तो इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया है कि भारत का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पे कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इस चीज़ के बारे में बात की गई। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 2022 में जो भारत में हेल्थ केयर का सेक्टर है वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हैं ये 372 बिलियन यूएस डॉलर पहुँचने की उम्मीद है। साथ ही ये भी बताया गया कि 2011 में जो एफडीआई इनफ्लो था हेल्थ केयर सेक्टर में ये 94 मिलियन यूएस डॉलर था और 2016 में ये बढ़ के 1275 मिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। उसके अलावा ये भी बताया गया कि ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है भारत में 2016 से लगातार 22% की दर से बढ़ रहा है और इससे लगभग डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 4.7 मिलियन पीपल को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई गई है इससे। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ के चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, और CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट अपडेट है रमेश पोखरियाल निशंक इनॉग्रेटेड आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट IIM जम्मू। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने जो जम्मू में IIM है वहाँ पे एक सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। सेंटर का नाम आपको याद रखना है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। और ये जो सेंटर है इसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उनके बीच में मेंटल स्ट्रेस को कम किया जा सके, साथ ही वहाँ पे पॉजिटिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, तो वहाँ पे होगा क्या, जो भी वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस है उसको कम किया जाएगा। ये जो स्टूडेंट हैं और फैकल्टी हैं IIM के, उनके वेलनेस के लिए काम करेगा ये सेंटर, और जो उनका फिजिकल लेवल है इसको भी इम्प्रूव कराएगा। बात करते हैं जम्मू की, तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और समर कैपिटल है श्रीनगर, जबकि विंटर कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है एस जयशंकर अटेंडेड द हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। एस जयशंकर जी ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लिया। तो अभी हाल ही में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी तजिकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पे गए थे, और वहाँ पे तजिकिस्तान और अफगानिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उन्हें इनवाइट किया, और उनके इनविटेशन पे उन्होंने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। तो ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस था ये पूरी तरह से अफगानिस्तान में जो शांति है उस पर फोकस किया गया था। उसके अलावा एस जयशंकर जी ने जो तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं इमोमाली रहमोन, उनके साथ भी मीटिंग की, और वहाँ पे भारत और तजिकिस्तान के बीच में जो भी बायलैटरल टाइज़ हैं और किस तरह से ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है दोनों देशों के बीच में, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया गया। और प्रेसिडेंट से मीटिंग के अलावा एस जयशंकर जी ने वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कॉलोनल जनरल शेराली मिर्ज़ो, उनके साथ भी मुलाकात की, और ये भी डिस्कस किया गया कि भारत और तजिकिस्तान के बीच में जो सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन है उसको किस तरह से और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं दोनों देश मिलकर। नेक्स्ट अपडेट है निर्मला सीतारमन अटेंडेड 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक 2021। निर्मला सीतारमन जी ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। तो सबसे पहले ब्रिक्स जानिए, BRICS, ये 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन 5 कंट्रीज़ ने मिल के 2014 में एक बैंक बनाया था, ब्रिक्स बैंक, जिसे अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं 5 कंट्रीज़ के जो गवर्नर्स हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये मिल के हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग। तो इस साल ये 6वीं एनुअल मीटिंग थी, और यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया, और इस मीटिंग के लिए थीम रखी गई थी न्यू डेवलपमेंट पैराडिग्म द एवोल्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ओके, थीम आपको याद रखना है। तो निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे हाईलाइट करते हुए बताया कि भारत का एक इनिशिएटिव है कि वो एक नया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं, जिसका इनिशियल पेड अप कैपिटल होगा $3 बिलियन का, और जो लेंडिंग टारगेट होगा ये होगा $69 बिलियन का, और ये जो सेटअप है अगले 3 सालों में पूरा हो जाएगा। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्रेडो ट्रोइजो, फाउंडर है ब्रिक्स, और स्थापना हुई थी 2014 में। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया एंड जापान साइंड 4 पैक्ट्स टू सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स अंडर GGP स्कीम। भारत और जापान ने GGP योजना के तहत हेल्थ केयर परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत और जापान ने 29.30 मिलियन येन की 4 एग्रीमेंट पे साइन किए हैं, जो कि बराबर है 1.93 करोड़ रुपए, या फिर $2,65,000 के बराबर है। तो इन 4 एग्रीमेंट्स के थ्रू जो जापान है ये भारत में जो भी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट प्रदान करेगा, उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, और ये किया जा रहा है GGP स्कीम के अंदर, यानी कि ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रास रूट प्रोजेक्ट के अंडर में। ओके, तो ये जो GGP स्कीम है ये 1989 में इंट्रोड्यूस की गई थी जापान की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प दी जाएगी जापान के द्वारा। तो इसी स्कीम के अंडर में ये हेल्प दी जा रही है। तो जो 4 पैक्ट साइन किए गए हैं इसमें से एक है 48.89 लाख का, जिसके तहत आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट में मेडिकल इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे जो कि गाजियाबाद में है। दूसरा है 44.92 लाख रुपए का, जिसके थ्रू डॉक्टर्स
श्रॉफ चैरिटी हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे। तीसरा है 52.52 लाख का, जिसके थ्रू सेंट हरदयाल एजुकेशन एंड ऑर्फन्स वेलफेयर सोसाइटी में मेडिकल इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे। और चौथा है 47.57 लाख रुपए का, जिसके थ्रू सीजा हॉस्पिटल जो कि इम्फाल में है वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स लाएंगे। तो ये 4 पैक्ट साइन किए गए हैं। बात करते हैं जापान की, तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट अपडेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंड $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत के SBI ने जापान के JBIC यानी कि जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के लोन एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू जितनी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम कर रही हैं जापान में, यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो, तो उनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा इस एग्रीमेंट के थ्रू। और इससे भारत सरकार में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी हेल्प मिलेगा। ओके, तो जो JBIC है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। यहाँ के गवर्नर हैं मैडा तदाशी, इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई को SBI डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन बने हैं नए दिनेश कुमार खारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। और टैगलाइन की बात करते हैं तो द नेशन बैंक्स ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये टैगलाइंस हैं SBI की। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड बैंक रेजेज इंडियाज 2021-22 GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 10.1% फ्रॉम 5.4%। विश्व बैंक ने भारत की 2021-22 GDP वृद्धि का अनुमान 5.4% से बढ़ाकर 10.1% किया। तो जनवरी में जो विश्व बैंक है यानी वर्ल्ड बैंक, उन्होंने प्रिडिक्शन दिया था भारत की GDP को लेके। तो उनके अनुसार 2021 से 22 के बीच में जो भारत की GDP है उसमें 5.4% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। और अभी प्रेजेंट में जो इकोनॉमी है उसमें रिबाउंड देखा जा रहा है, काफ़ी अच्छे से रिकवरी हो रही है। तो इस कारण से वर्ल्ड बैंक ने जो उनका प्रेडिक्शन था, प्रोजेक्शन था, उसको चेंज किया फिर से। उन्होंने जो उनका अनुमान था उसको इंक्रीज़ कर दिया और अब उनके एस्टिमेशन के अनुसार अब 10.1% की GDP में वृद्धि होगी 2021 और 22 के टाइम पे। जो विश्व बैंक है यहाँ की स्थापना 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। MD और CEO हैं अंशुला कांत। और यहाँ का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और मेंबर्स की बात करते हैं तो 189 मेंबर्स हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट अपडेट है UNESCAP फोरकास्टेड इंडिया GDP ग्रोथ टू 7% इन फिजिकल ईयर 21। UNESCAP ने वित्तीय वर्ष 21 में भारत की GDP 7% की दर से ऊपर उठने का अनुमान लगाया है। तो UNESCAP है द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ओके, इन्होंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021। और यहाँ पे उन्होंने जो भारत की GDP है उसमें 7% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है वित्तीय वर्ष 21 में। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें ये भी पॉइंट बताया है कि जो वित्तीय वर्ष 20 है इसमें 7.7% की गिरावट देखी जाएगी भारत की GDP में। और ये भी बताया गया है कि इस साल जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें जो इकोनॉमी है उसमें के शेप की रिकवरी देखी जाएगी। और ओवरऑल एवरेज की बात करें तो जो भी एशिया पैसिफिक रीजन की डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें एवरेज ग्रोथ रेट रहेगा 2021 में 5.9% का और 2022 में 5% का। और यहीं 2020 की बात करें तो इसमें 1% की कॉन्ट्रैक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले विल रिसीव सरस्वती सम्मान 2020। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले और ये एक मराठी राइटर हैं। और हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि इनको 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नाम याद रखिएगा, शरण कुमार लिम्बाले। और इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है इनकी बुक के लिए। बुक का नाम भी आपको याद रखना है, इनकी बुक का नाम है सनातन। ओके, तो ये जो अवार्ड है सरस्वती सम्मान, इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और भारत में ये लिटरेरी के क्षेत्र में बात करें, लिटरेचर के क्षेत्र में बात करें तो सबसे प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट ऑनर माना जाता है।
ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।